बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं पाठ 9 एक्सरसाइज 9.2। इससे पहले हमने बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना सीखा। आज हम सीखने वाले हैं बीजीय व्यंजकों को गुणा करना। ठीक है। तो सबसे पहले जो आप लोगों का है, एक पदी का एक पदी से गुणा। क्या बोलते हैं इसको? एक पदी का एक पदी से गुणा। मतलब जिससे आप गुणा कर रहे होंगे उसमें भी एक ही पद होगा, और जिसको गुणा कर रहे होंगे उसमें भी एक ही पद होगा। उसको बोलते हैं एक पदी का एक पदी से गुणा। ठीक है। फिर आप सीखेंगे एक पदी का द्विपदी से गुणा। ठीक। फिर हम सीखेंगे द्विपदी का द्विपदी से गुणा। समझ रहे हो बात? फिर जिसको इतना आ गया तो फिर वो आगे को कितने ही पदों को गुणा कर सकता है। तो सबसे पहले एक पदी का एक पदी से गुणा, इस पर आधारित एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन है। देखिए, गुणनफल ज्ञात करो। देखो इसमें देखो एक ही पद वाले हैं, ये भी एक पद है, ये भी। इन दोनों को गुणा करना, 4 और 7 पी को गुणा करना। सेकंड पार्ट में ऋण 4 पी और 7 पी को गुणा करना। थर्ड पार्ट में ऋण 4 पी और 7 पी क्यू को गुणा करना है। फिर इसमें एक दो पार्ट और हैं, उसको भी लेंगे हम। ठीक। तो अभी देखिए, जैसे पहला वाला पार्ट है, इसको कैसे गुणा करेंगे? 4 गुणा 7 पी ऐसे लिखेंगे इसको, क्योंकि इन दोनों को गुणनफल निकालना है हमको। तो प्रश्न क्या कह रहा है? गुणनफल ज्ञात करो। तो गुणनफल का मतलब क्या करना है? इनको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है हमको। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है बच्चों? हमेशा अचर को अचर से गुणा करते हैं। अचर जो आगे गुणांक है, ठीक है, गुणांक को गुणांक से गुणा करेंगे और चरों को चरों से गुणा करेंगे। जो सजाती चर होंगे वो गुणा हो जाएंगे। एक ही समान चर, मतलब एक ही समान चरों को गुणा कर सकते हैं। असमान चर जो हैं उनको हम गुणा नहीं कर सकते। जैसे मैं p को p से गुणा कर सकता हूं, इस बात को समझ लो। या मैं x को x से गुणा कर सकता हूं, या मैं x वर्ग को x की घात x से गुणा कर सकता हूं। चलो, समझ रहे हो बात? तो ये गुणा करने आपको आना चाहिए। तो ये गुणा करना हम पहले सीख चुके हैं। बाकी तो अंक को गुणा करना होता है। 7 को 4 से गुणा करोगे, 7 को 28, ये तो आ ही जाता है ना आपको। तो दिक्कत कहां पर आएगी? जब ये गुणा करने होंगे। तो जो इनको सीख गया ना, उसको समझ लो बीजीय व्यंजकों का गुणा आ गया। ठीक है। यदि मुझे और एक ही और उदाहरण लेता हूं, p को q से गुणा करना। देखो, ठीक। तो इनको गुणा कैसे करेंगे हम, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों, इनको जब गुणा करते हैं ना हम, तो घातांक के नियम लगते हैं। क्या? घातांक के नियम लगाऊंगा ना मैं गुणा करने में। समझ रहे हो बात? जब भी हम चरों को गुणा करेंगे तो हमेशा घातांक के नियम लगेंगे। तो घातांक का जो पहला नियम है वो क्या है बच्चों? a की घात m गुणा a की घात n बराबर क्या हो जाता है? m धन n। यानी कि जब आधार समान होते हैं तो हम घातों को क्या कर देते हैं? गुणा करने में जोड़ देते हैं। पता है सबको ये नियम? क्योंकि ये नियम बहुत बार बताया जा चुका है आपको। फिर यहां पर दोबारा बता रहा हूं। तो देखिए, यहां पर जो है जैसे p लिखा हुआ है, तो इसकी घात कुछ लिखी है क्या? नहीं लिखी है। इसकी भी घात कुछ नहीं है। तो जब घात कुछ नहीं होती है तब भी कुछ होती है। क्या होती है?
एक होती है, ये याद रखना है। यदि घात कुछ नहीं है तो इसका मतलब घात कितनी है, एक है। तो इस p की भी घात एक है और इस p की भी घात कितनी है, एक है। तो जब मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो आधार तो वही रहेगा, देख लो, ये आधार थोड़ी गुणा हुई, आधार तो यही रहा ना, और घातें क्या हुई, जुड़ गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, एक धन एक। समझ रहे हो बात, घातें जुड़ जाएंगी। बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ही सरल सी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कई बार नहीं सीख पाते, क्योंकि अब इसको आपको करना भी पड़ेगा ना, थोड़ा सा अपना खुद भी तो प्रयास करना पड़ेगा। तो जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं आएगा। तो मैं तो आपको समझा सकता हूं, ये ऐसे होता है, ठीक है। बाकी प्रयास जो है आपको भी करना पड़ेगा साथ में। तब ये कितना आ जाएगा बच्चों, p की घात कितनी हो जाएगी, एक धन एक दो। तो p गुणा p क्या होता है, हमेशा p की घात दो होता है। x गुणा x क्या हो जाएगा फिर, x की घात दो। अब ये बताओ, x वर्ग को x से गुणा करके कितना आएगा बच्चों, बताओ, x की घात 3 आएगा। देखो ऐसे फटाफट जवाब देना चाहिए, तब माना जाता है कि वो बच्चा सीख गया है। वो ज्यादा सोचा भी नहीं उन्होंने, देखो तुरंत जवाब दिया, क्योंकि वो समझ गए कि x लिखा है तो इसका मतलब इसकी घात एक है, कोई घात नहीं है ना। तो हम जब इसको गुणा करेंगे तो x की घातों को जोड़ देंगे, 2 और 1। समझ आ गई नहीं यारी बात, कोई कठिन है बात यह। तो जब भी आपको चरों को गुणा करना होगा तो ऐसे गुणा करेंगे, क्या नियम लगा के, घातांक के नियम लगा के। ऐसे यदि भाग देना है तब भी हम घातांक के नियम लगाएंगे। a की घात m भागा a की घात n बराबर a की घात m ऋण n हो जाता है। तब घातों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे गुणा करने में जोड़ देते हैं। शर्त क्या है, शर्त एक है कि आधार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, यदि आधार समान नहीं होंगे तो फिर हम घातांक के नियम उस पर लागू नहीं होंगे। उसका भी एक उदाहरण यहां पर है, देखिए ये। अब p को q से गुणा करना है, तो यहां पर अब इसका आधार, इसकी भी घात कितनी है, एक है, इसकी भी की घात कितनी है, एक है। लेकिन क्या मैं यहां पर घातांक का नियम लगा सकता हूं, क्यों, आधार समान नहीं है, यानी कि ये अलग अलग अल्फाबेट है। समझ रहे हो बात, ये एक ही थे, एक ही वालों को गुणा कर सकते हैं हम, अलग अलग वालों को गुणा नहीं कर सकते। तो यदि मुझे p को q से गुणा करना है तो मैं इनकी घात 2 नहीं लिखूंगा कहीं भी, समझ रहे हो बात, बल्कि क्या लिखूंगा इसको, कोई बच्चा बता सकता है क्या लिखूंगा, पी क्यू लिखूंगा खाली। p गुणा q क्या होगा बच्चों, पी क्यू होगा। देखो गुणा थोड़ी हुई है, p और q को ही लिख दिया ना मैंने तो पूरा, समझ रहे हो बात। तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह अभी भी है ये, समझ रहे हो, ऐसे भी लिखा होगा, कहीं पर ऐसे लिखा होगा, कहीं ऐसे लिखा होगा, ये दोनों एक ही बात है। यानी कि मैं p गुणा q को p q लिख सकता हूं और p q को क्या लिख सकता हूं, p गुणा q लिख सकता हूं। तो इतनी बात मेरी समझ में आ गई आपके। तो बस अब बाकी आपको क्या करना है बच्चों, पूर्णांकों का गुणा आपको आना चाहिए, पूर्णांकों का गुणा ना। तो उसमें क्या होते हैं हमारे चिन्ह, चिन्ह को गुणा कैसे करते हैं वो हमको आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि दोनों ऋण चिन्ह के हो जिनको हम गुणा कर रहे हैं, एक ऋण का है एक धन का है, या एक धन का है दूसरा ऋण का है, समझ रहे हो बात। तो इसमें हमको क्या आना चाहिए, इसके अलावा क्या चीज आनी चाहिए, हाँ, पूर्णांकों को हम कैसे गुणा करते हैं। तो उसके लिए जो चिन्ह परिपाटी है, चिन्ह को गुणा करने का, ठीक है, वो क्या है हमारा, धन गुणा धन बराबर क्या हो जाता है, इसके भी 4 रूल है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 ही रूल है।
धन गुणा धन के तो हम आदत के ही होते हैं। तो धन गुणा धन क्या होता है? हमेशा जो उत्तर आएगा वो धन में ही आएगा, उसका चिन्ह भी धन होगा। मतलब जैसे उदाहरण के लिए 5 गुणा 5, तो इसका चिन्ह भी क्या है? धन है। इस 5 का चिन्ह है। जब कोई चिन्ह नहीं होता तो धन का चिन्ह है, तो इसका चिन्ह भी धन 5 है, ये भी धन है, धन का चिन्ह का है। तो जो उत्तर आएगा वो भी धन कितना हो जाएगा? 25। अब धन चिन्ह हम नहीं भी लगाते हैं, 25 लिखते हैं खाली उदाहरण के लिए, ठीक है। तो हमने आपको इसको इस ढंग से बताया है कि धन चिन्ह का मतलब दोस्त, ऋण चिन्ह का मतलब दुश्मन। तो दोस्त गुणा माने का, गुणा माने का, इसका मतलब का है। ये रिश्ता आपको बनाना है, बस आप सारे समझ जाओगे। धन माने दोस्त समझो, ऋण माने दुश्मन समझो, और फिर रिश्ता बनाओ। देखो ये क्या बन जाएगा? दोस्त का दोस्त, धन माने दोस्त है, दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त मेरा क्या होगा? दोस्त होगा। तो दोस्त माने धन। देखो समझ आई नहीं आई बात? अगला धन गुणा ऋण बराबर। देखो अब रिश्ता बनाएंगे हम। दोस्त, धन माने दोस्त, गुणा माने का, दुश्मन, दोस्त का दुश्मन। मेरे जो दोस्त का दुश्मन होगा, ठीक है, वो मेरा भी क्या हो जाएगा? दुश्मन हो जाएगा भाई। होगा नहीं होगा? मेरे दोस्त का दुश्मन है ना वो, मेरे दोस्त को मारा है उसने, तभी तो दुश्मन बना, या कुछ और कारण से बना होगा, जैसे भी बना होगा, दुश्मन बना है ना दोस्त का। तो अब वो क्या होगा? आपका भी दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि आप अपने दोस्त के साथ घूमते हैं, वो देखेगा यार इसके साथ घूमता है, ठीक है, तो आपसे भी दुश्मनी करेगा। तो आपके दोस्त का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन। दुश्मन माने तो धन गुणा ऋण क्या होता है? ऋण होता है। तीसरा नियम, ऋण गुणा धन। ऋण माने दुश्मन, गुणा माने का, धन माने दोस्त, दुश्मन का दोस्त। दुश्मन है आपका, दुश्मन है कोई, मतलब आप उससे बोलते ही नहीं है, क्योंकि उसने कभी आपको के साथ झगड़ा किया है, या मारा है, या आपकी चीज चोरी है, कुछ भी किया हो सकता है, तो आपका दुश्मन बन गया ना। फिर वो दुश्मन ऐसे नहीं बनता कोई भी ना, कुछ ना कुछ आपके साथ उसने क्या किया होगा, कुछ ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं होगी, तभी तो दुश्मन बनाओ। अब दुश्मन का दोस्त, अब आपके दुश्मन के साथ घूमता है, वो आपके साथ मतलब ही नहीं रखता है, तो आपका कि भी क्या बन जाएगा? वो दुश्मन बन जाएगा। दुश्मन का दोस्त, आपका जो दुश्मन है उसका दोस्त, आपका क्या रिश्ता बनेगा उसके साथ? दुश्मनी बनेगा। समझ रहे बात? तो ये क्या हो जाएगा? दुश्मन माने ऋण। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इसमें ही बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ऋण गुणा ऋण, दुश्मन का दुश्मन, आपके दुश्मन का भी जो दुश्मन होगा, समझ रहे हो बात? मतलब एक जैसे ये हैं, इन्होंने इनको भी मारा, उनको भी मारा, ठीक है, तो ये क्या है? इनके दुश्मन है, तो वो भी क्या है? इनका दुश्मन है। अब ये दोनों कभी क्या बनाएंगे? इसको सबक सिखाने का प्लान बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे फिर? ये आपस में क्या करेंगे? दोस्ती करेंगे ना? करेंगे नहीं करेंगे? तो क्या होगा? दुश्मन का दुश्मन क्या बन जाएगा? तो दोस्त माने। तो बच्चों ये चीज अगली आपको पता होनी चाहिए, ये 4 चिन्हों का। ये तो एक समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है, मतलब ऐसे भी हम समझ सकते हैं इन चिन्हों को, नहीं तो सीधे आप याद भी कर सकते हैं भाई, इतनी बड़ी बात है नहीं। जब भी विपरीत चिन्ह हो रहे हैं तो ऋण का आ रहा है, देख लो। जब भी समान चिन्हों को गुणा कर रहे हैं तो चिन्ह किसका आ रहा है? धन का। भले ही समान चिन्ह धन धन हो या ऋण ऋण हो, विपरीत चिन्ह को गुणा कर रहे हैं तो जो चिन्ह आ रहा है हमका हमारे पास वो ऋण का आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको यदि पता है तो उसके बाद फिर यह गुणा करने आसान है। फिर उस बच्चे के लिए कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। थोड़ा सा उसको जो है ना
एक दो सवाल में बनाऊंगा और वो आसानी से समझ जाएंगे बात। अब जैसे मुझे इनको गुणा करना है 7 और 4 गुणा 7p, तो कितना हो जाएगा? 4 को 7 से गुणा करूंगा, 4 सत्ता 28p, ये इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब सेकंड पार्ट देखिए, ऋण 4p गुणा 7p, ठीक है। तो यहां पर ये ऋण चिन्ह का है या किस चिन्ह का है? धन चिन्ह का है। तो मैं चाहूं तो इसको ऋण चिन्ह वाले को किस में लिखा जाता है? ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। ये ब्रैकेट हमको दे रखे हैं गणित में सुविधा के लिए, हमारी सुविधा के लिए दिए हैं, हम इनका इस्तेमाल करेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो। अब ऋण गुणा धन, ऋण और धन, इसका चिन्ह धन है। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया आपको चिन्ह को गुणा करना है, तो ऋण गुणा धन क्या आएगा? ऋण आएगा। 4 सत्ता 28। अब p गुणा p, अब आप इसको पहले सिस्टमेटिक लिख लो। चलो ये तरीका बताता हूं मैं आपको, इसको हम कैसे करेंगे। मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको ऋण 4 को किससे गुणा कर दूंगा? 7 से, ठीक है। अंक को अंक के साथ गुणा करना है, चर को चर के साथ, गुणा p, गुणा करके लिख दो सबको, ऐसे करके। समझ में आ रही बात? तो ये कितना हो जाएगा? ऋण 7 को 28, p गुणा p कितना हुआ अभी बताया? p की घात 2, तो ऋण 28 p की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, ऋण 4p गुणा 7pq, तो कैसे लिखेंगे? ऋण 4 गुणा 7, अंक को अंक के साथ लिखना है, जो गुणांक है, ठीक है। अब बाकी सबको गुणा कर, बाकी क्या है यहाँ पर? p गुणा, और इनको भी गुणा p गुणा q, सही का? समझ में आ गई बात? तो ये कितना आ जाएगा? ऋण 4 को 7 से गुणा करेंगे तो ऋण गुणा धन, ऋण 4 सत्ता 28, p गुणा p क्या हो जाएगा बच्चों? p की घात 2, और q गुणा ही नहीं होगा इनके साथ। समझ में आ रही है? अभी मैंने देखा आधार इसका अलग है, तो q को ऐसे लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? गुणनफल निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको एक पदी का एक पदी के साथ गुणा करना। अब इसके 2 पार्ट और हैं, देखिए आप इनको जो है ना घर से बना के लाएंगे, ठीक है। मैं कल देखूंगा।